स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस और साइंस में भी हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के 20 प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग वो 20 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लेके आए उसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं और ये ऐसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, पहला सवाल देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं कहे जाते हैं। तो देखिए, अगर हम प्रकाश के यानी आर पार होने की बात करें तो तीन कंडीशन आता है ना। तीन कंडीशन आता है। पहला कंडीशन देखेंगे, अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पदार्थ है, ये क्या है, कोई पदार्थ है। इस पदार्थ होकर अगर मान लीजिए यहाँ से हम प्रकाश डाल रहे हैं और ये प्रकाश इस होकर गुजर जाए। अगर प्रकाश है, ये आपका प्रकाश है, अगर ये गुजर जाए इस ऑब्जेक्ट होकर, है ना, प्रकाश है ये अगर पदार्थ से होकर निकल जाए, आर पार हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं, इस पदार्थ को कहेंगे पारदर्शी। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। क्या कहेंगे? पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे इसको। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। दूसरा देखेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी पदार्थ है, ये भी आपका पदार्थ है, ठीक है, और प्रकाश हम इसमें डाल रहे हैं। जैसे इस होकर हम प्रकाश को यानी हम डालने के प्रयास कर रहे हैं, ये जो है इस होकर नहीं गुजर रहा है, यानी बाहर नहीं निकल रहा है। प्रकाश जो है उस साइड नहीं निकल रहा है। जब नहीं निकलेगा, नहीं गुजरेगा इस ऑब्जेक्ट से होकर, इस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है अपारदर्शी। क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है, अपारदर्शी कहेंगे, याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट यानी ये पदार्थ है आपका, इस पदार्थ हो के अगर हम प्रकाश को गुजारते हैं और इस प्रकाश का कुछ ही हिस्सा, मान लीजिए बहुत कम हिस्सा इस हो के गुजरे, इस हो के पास हो जाए, यानी आंशिक रूप से गुजरता है, तब इस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। पारभासी, याद रखेंगे। अब देखिए, इनका जो है कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि घिसा हुआ शीशा हो जाएगा, इनके लिए घिसा हुआ शीशा हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं पारभासी होते हैं, जिस हो के आंशिक रूप से यानी क्या होते हैं? प्रकाश गुजरते हैं। पारदर्शी में क्या हो गया? शीशा हो गया, वायु हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है? आपके पारदर्शी पदार्थ होंगे, क्योंकि इस होके प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। और जब हम ओपेक की बात करते हैं और पारदर्शी के बारे में बात करते हैं, तो ये ठोस पदार्थ होते हैं जिससे होकर प्रकाश आसानी से नहीं गुजरता। चलिए अगले सवाल, अगर इस सवाल को देखें तो इस सवाल का हो जाएगा आंसर यानी ऑप्शन, यानी आपका जो है ये हो जाएगा, क्योंकि इस होकर प्रकाश पारदर्शी होकर पदार्थ जो है आर पार हो जाता है। अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली वैसे ऑक्सीजन है ना, निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, यानी उसमें से, इसमें से क्या करते हैं हम लोग, यानी थैली से ऑक्सीजन को निकाल कर हम लोग क्या करते हैं कि गैस भर देते हैं, एक दूसरी गैस भर देते हैं। वो कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा, चिप्स की थैली में जो भरा जाता है वो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्या, कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे ये पूछ दे कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, या परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन का जो है 8 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर, अगर यहाँ पे देखें तो 3, सवाल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। क्या करना है? ध्यान से देखना है। देखिए, यहाँ पे हम आपको समझाएं अगर, तो आप समझ पाएंगे। देखिए, क्या करते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले जो है एक परावर्तक सतह ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक परावर्तक सतह लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस पे बात करते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा क्या है? परावर्तक सतह है। ये है मेरा परावर्तक सतह। ठीक है, और नीचे से हम इसको क्या किए? पेंटेड कर दिए, क्लेई कर दिए। ठीक है, परावर्तक सतह उसको कहते हैं जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश जो है विचलित हो जाता है। ठीक है, विचलित हो जाता है, उसको हम कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक, अब देखिए, परावर्तक सतह के किसी एक पॉइंट को हम लोग एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु को क्या कहा जाता है? देखिए, पहली बात तो इसको कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह,
ये परावर्तक सतह है, और यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, ठीक है। और इस बिंदु पे क्या होता है कि एक किरण यानी इस पे आपतित कराते हैं, यानी एक किरण आता है और इस बिंदु पे टकराता है, ठीक है। अब देखिए ये जो किरण आ रहा है इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण है। और जिस बिंदु पे आके ये टकराया है इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये क्या है? आपका आपतन बिंदु है, ठीक। अब देखिए इस परावर्तक सतह पे, इस परावर्तक सतह पे, है ना, परावर्तित होने के बाद ये आपतित किरण परावर्तित होने के बाद ये सॉरी आपतित होने के बाद यहाँ से ये परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, इसीलिए इसको परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो किरण परावर्तक सतह पे टकराता है उसको आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद जो मुड़ जाता है उसको हम लोग परावर्तक यानी किरण कहते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपका अपतन बिंदु है। अब अपतन बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, लम्ब डाल देते हैं, जिसको हम लोग अभिलम्ब कहते हैं। इसको कहा जाता है है ना, नॉर्मल कहा जाता है, यानी अभिलम्ब इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलम्ब। देखेंगे अभिलम्ब, इसको अभिलम्ब कहा जाता है, याद रखेंगे अभिलम्ब। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है कि ये आपका आपतित यानी आपतन क्या है? आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पे आपतित किरण, और यहाँ से परावर्तित किरण है। तो आप कहेंगे कि आपतित किरण, या ध्यान रखेंगे आपतित किरण और आपतन बिंदु पे ये जो आपका अभिलम्ब है इनके बीच का जो कोण होता है इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपका आपतन बिंदु है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलम्ब है, इनके बीच जो बनता है, इनके बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कोण, इसको परावर्तन कोण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम सवाल को देखें तो सवाल में क्या कहा जा रहा है उसको हम अच्छे से ढूंढ सकते हैं। कह रहा है कि परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है, यहाँ पे परावर्तन कोण बोला था, याद रखिए ये आपका कोण है, इसको हम मिटा के आपको सही कर दें, ये हो जाएगा आपको परावर्तन कोण का परावर्तन, यानी क्या है? कह रहा है कि परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण क्या होता है? तो अब देखिए क्या है, परावर्तित किरण आपतन बिंदु, देखेंगे परावर्तित किरण आपतन बिंदु और अभिलम्ब के बीच का जो कोण होता है उसी को परावर्तन यानी क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, परावर्तित किरण आपतन बिंदु, परावर्तित किरण आपतन बिंदु के, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पर खींचे गए अभिलम्ब के बीच का कोण, पर खींचे गए ये जो अभिलम्ब है इन्हीं के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर यहाँ पे देखेंगे चार क्या करा है, तो 4 आपसे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। याद रखेंगे इसमें 2 बात आप याद रखेंगे, अगर किसी पदार्थ में मान लीजिए ये कॉपर है, ये क्या है? कॉपर है, कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन जुट रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन जुट रहा है, ये आपको सॉरी ये इसको कॉपर कर लीजिए, कॉपर में जैसे ऑक्सीजन जुटेगा तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। और किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन ही निकल जाता है, जैसे यहाँ पे आपका क्या ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन क्या होता है? निकल जाता है यहाँ से, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन आप देखेंगे Cu और H2O बना लिया। अब देखेंगे यहाँ पे तो ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन हट गया। और ऑक्सीजन जब हटता है तो उसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ऑक्सीजन जुट रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ से क्या है? कॉपर का ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ पे कहेंगे
कॉपर का अपकरण हो रहा है। याद रखेंगे ये दो बात। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा था कि ऑक्सीजन का योग होता है, तो ऑक्सीजन का जब योग होगा, जुटेगा, तो उसको कहेंगे उपचयन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन बी में। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया तब कहलाता है जब ऑक्सीजन यहाँ से हटता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा है यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक है। देखिए यह है मैग्नीशियम, और इसकी अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए जब दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तब उसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक यानी अभिक्रिया होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आपका रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रासायनिक परिवर्तन। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है? सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब यानी इसको रियल इमेज करते हैं, प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा, ये जो होगा आपका उल्टा हो, यानी क्या होगा? उल्टा होगा। हमें ये जो होगा उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। वस्तु के बराबर भी हो सकता है, वस्तु के बराबर, यानी इसका इमेज होगा वस्तु के बराबर, छोटा, बड़ा, ये तीनों बनाता है। याद रखिएगा रियल जो इमेज होता है वो उल्टा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। वस्तु के बराबर और वस्तु से छोटा बड़ा सब बनता है, याद रखिएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन देता है? तो याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो ये देता है आपको अवतल दर्पण। यानी क्या कर रहा है? एक बार और पढ़ें, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में तो कभी नहीं मिलेगा, अवतल दर्पण में मिलेगा, और समतल दर्पण में भी नहीं मिलता है। समतल दर्पण में आपको काल्पनिक मिलेगा, यानी इसमें आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। आभासी को ही हम लोग काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। इसी तरीके से ये भी आपका आभासी होगा और काल्पनिक, और वस्तु से छोटा और वो यानी सीधा इमेज बनाएगा, लेकिन रियल जो होगा उल्टा इमेज बनाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखेंगे तो कह रहा है यहाँ पे कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए एक साथ अगर कोई रिएक्शन होता है, एक साथ जब रिएक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे अभी जस्ट बताए थे यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन जब होता है तो यहाँ पे कॉपर और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर हट रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर हट गया, हटने को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन हटता है तो अपचयन होता है। लेकिन हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में देखेंगे, इस समीकरण में देखेंगे कि एक साथ जो है दोनों क्रिया हो रहा है, किसी के साथ है ना ऑक्सीजन जुट रहा है, किसी के साथ ऑक्सीजन हट रहा है, यानी उपचयन अपचयन दोनों एक साथ जब होता है तो उसको कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगर हम उष्मा शोषी में देखेंगे तो उष्मा शोषी में क्या होता है कि इसमें उष्मा का ह्रास होता है। इसमें क्या होगा? उष्मा का ह्रास होगा, यानी उष्मा का ह्रास हो जाएगा। उष्मा का ह्रास होगा तो इसको कहेंगे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया। जिसमें उष्मा की वृद्धि हो जाए, जिसमें उष्मा का वृद्धि होता है यानी वृद्धि होगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया वो कहते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी उत्पाद में क्या होगा? एक ठोस पदार्थ का यानी निर्माण होता है, अपक्षेप उसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? देखिए अभी जस्ट बताए थे, इस बात को हमेशा है ना आप याद रखेंगे कि काल्पनिक की बात करें, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, है ना, इसी को क्या कहा जाता है? आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा याद रखेंगे, हमेशा इस बात को लिख लीजिए, हमेशा सीधा क्या होता है? हमेशा सीधा बनता है, याद रखेंगे। ये इसी वजह से सीधा इमेज बनने की वजह से वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं,
जो मोटर गाड़ी में जो साइड मिरर होते हैं उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो पीछे से आ रही वाहन होती है वो सीधा दिखाई दे और वस्तु से छोटा होता है, यानी गाड़ी जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा इमेज नहीं बनता है, इमेज छोटा बनता है ताकि आप उस पूरे गाड़ी को देख सकें। तो हमेशा याद रखेंगे कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है ना, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा बनता है। याद रखेंगे, वस्तु से छोटा होता है, ठीक है, वस्तु से छोटा होता है। तो किस दर्पण के बारे में बात करें? ये जब भी बात करेंगे तो ये होगा दर्पण कौन सा? उत्तल या समतल की भी बात कर सकते हैं, समतल भी, दोनों में ये बात होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन सा होगा आपका आंसर, कह रहा है कि समतल दर्पण, यहाँ पे कह रहा है केवल अवतल दर्पण और केवल उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे हम जाएंगे किसके साथ? उत्तल दर्पण के साथ जाएंगे, तीनों दर्पण के साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, ठीक है। क्या होता है? सीधा, यानी निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? याद रखेंगे यहाँ पे एक चीज अगर हम बात करें, अगर ये हमारा अगर ये है अवतल दर्पण है तो हम ये कह सकते हैं ध्रुव और फोकस के बीच, से जब वस्तु होता है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है ये दर्पण के पीछे बनता है और ये काल्पनिक और सीधा होता है। यहाँ पे ये बात नहीं कहा गया है कि हमेशा नहीं बोला है, तब हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन यानी तीनों हो जाएगा, तब तीनों हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में भी जब ध्रुव और यानी फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है और वो सीधा और वस्तु के यानी बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। लेकिन याद रखेंगे इस बात को। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 कहता है चूना। यहाँ पे क्या है? चूना है, इसको याद रखिएगा, ये क्या है? चूना, ठीक है। क्या कर रहा है कि चूना से, कहता है चूना से दीवार पर सफेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है, जो दीवार को, है ना, चमकदार बनाता है ना। तो बताइए वो कौन सा पदार्थ है जो दीवार को चमकदार बना देता है? तो याद रखिएगा, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग क्या करेंगे? जल मिलाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग जल मिलाते हैं तो ये बनाता है बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। यह हाइड्रोक्साइड को जब हम यानी करेंगे, मतलब जो सफेदी होता है उसका, यानी जो कली चूना होता है वो होता है आपका CaO, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? पानी डालकर इसको घोलते हैं ताकि दीवार पे पुताई कर सकें। जब इसमें हम पानी डालते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca, ठीक है, OH का होल 2, ठीक है, CaOH का होल 2। अब ये क्या होगा? CaOH का होल 2 जो है ये वायुमंडलीय CO2 से रिएक्शन करके ये बना लेता है CaCO3। क्या बना लेता है? CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। यही वजह है कि वो चमकदार हो जाता है और आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही आपका दीवार जो है चमकदार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 10 देखें तो कहता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, वस्तु से छोटा क्या है? वस्तु से छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा और क्या कर रहा है? आभासी प्रतिबिंब। कौन सा? आभासी प्रतिबिंब। जब हम वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं तो वो बात किस में करेंगे? वो करेंगे उत्तल दर्पण में, ठीक है। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। देखिए ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, और उत्तल के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? समतल के भी साथ जा सकते हैं। समतल और उत्तल दोनों में ये होता है। तो देखिए इसमें दिया है समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल और अवतल दोनों से, ठीक है। यहाँ पे अवतल दिया, समतल और अवतल दे दिया, यहाँ पे दिया उत्तल। तो हम लोग उत्तल के साथ जाएंगे क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है वस्तु आभासी और छोटा यानी प्राप्त होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकती है? किसके द्वारा?
तो याद रखिए समांतर किरण पुंज की जब भी बात करेंगे वो होगा हम लोग का अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण से हम लोग जो है समांतर किरण पुंज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर देखेंगे 12। कह रहा है यहाँ पे कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जा रही है तब कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर के साथ साथ जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो बता यहाँ पे बताना मुझे ये है कि इस है ना अभिक्रिया में किसका जो है अपचयन हो रहा है। तो याद रखिए जिसमें से ऑक्सीजन हटेगा उसका जो है अपचयन होगा। तो किसका ऑक्सीजन हटा है? तो कॉपर का हटा है। कॉपर का ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। कॉपर का अपचयन हो रहा है। अगर यहाँ पे कहता है किसका उपचयन हो रहा है, तो जिसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, उसको कहते हैं है ना क्या चीज? उपचयन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो होता है उपचयन हो रहा है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? अपचयन। तो अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर का हो रहा है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। सवाल नंबर देखेंगे 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनेगा। तो याद रखिए कि अवतल दर्पण के बारे में जब भी बात करेंगे तो वस्तु को कहाँ रखा जाए जो कि इमेज जो है आपका एफ पे बनेगा। तो अनंत पे, जब हम अनंत पे किसी वस्तु को रखते हैं, जब अनंत पे रखेंगे तब इसका इमेज जो होगा कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपको फोकस पे। तो याद रखिएगा कि जब हम अनंत पर रखते हैं वस्तु को तब उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? वो बनेगा फोकस पे। कहाँ? अनंत। यहाँ पे अनंत होगा, अनंत। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यानी जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनेगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी जो है, जब भी हम मोटर गाड़ी के बारे में बात करेंगे, यानी चालक के बगल में जो होता है साइड मिरर होता है। क्या होता है? साइड मिरर होता है। और साइड मिरर के रूप में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है आभासी प्रतिबिंब के साथ साथ यानी सीधा और वस्तु से छोटा, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में हम लोग दर्पण का यूज करते हैं वो होता है हम लोग का उत्तल दर्पण। चलिए सवाल नंबर देखेंगे 15। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड यानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, यानी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय यानी ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। यही अगर अधातु के ऑक्साइड होता तब अम्लीय ऑक्साइड हो जाता। अधातु का अम्लीय ऑक्साइड कहलाएगा और धात्विक का क्या कहलाएगा? धात्विक का कहलाएगा क्षारीय। और अधात्विक यहाँ पे ओ अगर लग जाता तो फिर तब अम्लीय हो जाता। तो याद रखिएगा अगर धात्विक कर रहा है तो क्षारीय के साथ जाएंगे, अगर यहाँ पे धात्विक रहता तो फिर हम लोग अम्लीय के साथ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर यानी 16 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण याद रखिएगा। उत्तल दर्पण जो होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी का मतलब काल्पनिक बनता है। आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। यही वजह है कि हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा यानी प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर के सवाल को देखें तो कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी मान लीजिए कि ए और बी क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन करके ए बी बना दिया। तो इस साइड में जो भी पदार्थ यानी आपस में मिला है इसको कहा जाता है अभिकारक। इसको क्या कहा जाता है? अभिकारक। इसका दूसरा नाम है यानी अभिकर्मक के रूप में भी इसको जानते हैं, अभिकर्मक। यानी दूसरा नाम इसको अभिकर्मक भी कहते हैं, यानी दोनों एक ही नाम है। इसको कहते हैं उत्पाद, और उत्पाद का ही दूसरा नाम जो है प्रतिफल है। क्या है? प्रतिफल है। तो याद रखिएगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो इस साइड होता है, इसको कहते हैं अभिकारक। तो आपका आंसर हो जाएगा अभिकारक। और बनने के फलस्वरूप जो मिलता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि भाग लेने वाला, तो भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं।
अभिकारक की जगह पे अभिकर्मक भी हो सकता है। सवाल नंबर अगर हम देखें यहाँ पे तो 18 पे आइए। 18 में कह रहा है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा, उत्तल के बारे में जब भी बात करेंगे, उत्तल, ठीक है, उत्तल के बारे में जब भी बात करेंगे तो आभासी, आभासी के साथ साथ याद रखिएगा जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। और ये सीधा सीधा जो होगा हमेशा सीधा बनेगा, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि सीधा हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखेंगे। सवाल नंबर 19 में देखेंगे तो एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी गई वस्तु का जो सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बताए थे कि जब हम बात करते हैं एक समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं एक उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? उत्तल दर्पण हो, है ना, उत्तल दर्पण हो या फिर समतल दर्पण हो। तो समतल और उत्तल दर्पण में हम लोग जो है काल्पनिक प्रतिबिंब यानी हम लोग प्राप्त करते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। तो समतल और उत्तल दर्पण जो होगा ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल, क्योंकि हम 20 क्वेश्चन ही लेके आए हैं आपके लिए, तो 20वां सवाल अगर देखें तो कहा जा रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं है, यानी कौन ऑक्सीकारक नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन में दे रखा है आपको क्या चीज? दहन है, श्वसन है, भोजन है और अपक्षेपण है। यहाँ पे क्या है? अपक्षेपण है, यानी अपक्षेपण, अपक्षेपण दिया हुआ है। तो कौन सा जो है पूछा जा रहा है? ऑक्सीकरण नहीं है। तो देखिए दहन जो होता है, दहन भी ऑक्सीकरण होता है, श्वसन भी ऑक्सीकरण होता है और पाचन भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो अपक्षेपण जो होता है ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चंस को किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह से यानी तैयारी करना चाहते हैं जिस तरह से हम आपको करा रहे हैं, सारे यानी ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्ट के हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करते जा रहे हैं, और आपको मैथ का भी यानी क्लास देते जा रहे हैं, अदर यानी सब्जेक्ट का भी क्लास आपको मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।